त्रिकोणमिति सारांश भाग 4 में मैं आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जो हमने कक्षा 10 में अध्याय किए हैं उनका सारांश है वो एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लें, दोहरा लें। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के आधार पर ही सारा कार्य चलेगा। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे इसके अंदर ये समकोण त्रिभुज दिखाया गया आपको, ये समकोण है तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। और अगर मैं इस कोण को थीटा मानता हूँ तो जो 90 के साथ वाला है, यानी ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो इसको आधार बोलेंगे और थीटा के सामने वाला हमारा लंब होगा। यही पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके अंदर जो मुख्य महत्वपूर्ण बात थी, मैं आपको बार बार दोहरा रहा था, इसे हमेशा याद रखना है। लाल बटे कक्का ये अपना एक सूत्र बनाया हुआ है, इसके आधार पर ही सारा कार्य त्रिकोणमिति का वो चलेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, एल को लंब मानना है, ए को आधार मानना है और के को कर्ण मानना है। तो पहला इसमें है एल बटा के। अगर मैं लेता हूँ तो एल बटा के का मतलब है लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा होगा। बीच वाला इसके अंदर जो है हमारा आधार बटे कर्ण, ए बटा के, इसको कोस थीटा मानना है। और एल बटा ए यानी लंब बटे आधार, इसको टेन थीटा मानना है। तो यहाँ पर साइन का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होगा और आधार बटे कर्ण कोस थीटा होगा और लंब बटे आधार टेन थीटा होगा। तो समकोण त्रिभुज इसमें मुख्य भूमिका निभाता है और इसी को हमें ध्यान में रखना है। इसी से हमें सवालों की, हर प्रकार के सवालों की शुरुआत करनी है। और त्रिकोणमिति अनुपात में भी जब हम एक दूसरे का अनुपात याद करते हैं, साइन कोस टेन कोट आदि का, तो समकोण त्रिभुज की मुख्य भूमिका होती है। तो अब हमारे मन में है, दिमाग में है, वो समकोण त्रिभुज की छवि है वो अच्छी तरह से आ चुकी है। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा एक होता है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा के बटे एल कर्ण बटे लंब। तो इसके अंदर लाल बटे कक्का में जो ये पहला है एल बटा के, एल बटा के साइन थीटा होगा और के बटा एल यहाँ पर कोसेक थीटा होगा। इसके बाद में अपने कोस थीटा लेते हैं, तो कोस थीटा में आधार बटे कर्ण, यानी जो 20 वाला है लाल बटे कक्का का आधार बटे कर्ण, ये कोस थीटा होगा। और जब मैं कर्ण बटे आधार लेता हूँ तो ये हमारा सेक थीटा में प्राप्त होगा। और इसके बाद में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी जो लास्ट वाला लाल बटे कक्का में एल बटा ए लंब बटे आधार, ये टेन थीटा होगा। और अगर मैं आधार बटे लंब लेता हूँ तब हमारा ये कोट थीटा होगा, यानी ए बटे एल आधार बटे लंब। ये जो सारे हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। इनके अंदर आपस में संबंध क्या है, कैसे करना है, इसके बारे में अपने पूर्णतः जानकारी, हमें प्रारंभिक जानकारी, मूलभूत जानकारी है वो हमें होनी चाहिए। तो पुनः मैं लाल बटे कक्का से शुरुआत करता हूँ। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान एक होता है अगर हम इनको गुणा करते हैं। वो कैसे होता है, साइन थीटा एल बटा के है और कोसेक थीटा इसका उल्टा के बटा एल है, ये सब कट जाएंगे तो ये एक हो जाएगा। ये अनुपातों में संबंध है। तो साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर एक। और समीकरण के नियम से अगर मैं साइन थीटा का मान निकालता हूँ तो साइन थीटा के साथ में जो कोसेक थीटा गुणा हो रहा है वो दूसरी तरफ है, वो बराबर के बटे में जाता है, यानी गुणा वाली रकम भाग में जाती है, तो ये एक बटा कोसेक थीटा। और इसी तरह से अगर मैं कोसेक थीटा का मान निकालता हूँ तो साइन थीटा है वो एक के बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा का जब गुणा करते हैं तो एक आता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा। इसी तरह से कोस और सेक का आपस में संबंध होता है कि कोस थीटा और सेक थीटा का गुणा करते हैं तो ए बटा के और के बटा ए
कट गया, ये 1 आ गया। तो कोसेक थीटा और सेक थीटा का गुणा हमेशा 1 होता है। कोसेक थीटा का हमें मान निकालना है तो 1/सेक थीटा। सेक थीटा है वो दूसरी तरफ बराबर से यहाँ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा का मान यहाँ पर निकाला जा सकता है, तो कोस थीटा है वो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा। इसके बाद में अपने टेन और कोट का संबंध है कि टेन थीटा और कोट थीटा का गुणा करते हैं L/A गुणा A/L, ये आपस में कट गए तो 1 आ गया, यानी टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा का मान निकालना है तो कोट थीटा जो इसके गुणा में है वो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, और इसी तरह से कोट थीटा का मान हमें निकालना है तो वो 1/टेन थीटा दूसरी तरफ है वो भाग में चला जाएगा। तो हमारे ये 3 जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे इनको हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि साइन और कोसेक का गुणा 1 होता है, कोस और सेक का गुणा 1 होता है, टेन और कोट का गुणा 1 होता है। यही हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका हम आगे प्रश्नावली में या सवालों में इनका उपयोग करेंगे। एक इसमें और है महत्वपूर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और कोट थीटा क्योंकि ये टेन का उल्टा कोट होता है तो इसी मान को जब मैं साइन बटे कोस को कोस बटे साइन उल्टा कर देता हूँ तो ये कोट थीटा का मान आ जाता है। यहाँ पर हम पुनः स्मरण करें लाल बटे कक्का का सूत्र साइन थीटा बराबर L/K, तो कोसेक थीटा इसका उल्टा K/L, यानी पहले वाला इसके अंदर लेना है। फिर लाल बटे कक्का, तो ये जो बीच वाला है A/K ये कोस थीटा होगा, और जब मैं K/A करूँगा तो ये सेक थीटा आ जाएगा। इसी लाल बटा कक्का में ये लास्ट वाला L/A है, ये टेन थीटा होता है, और इसको मैं अगर A/L लिखता हूँ तो ये कोट थीटा हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण है वो समकोण के सामने की भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको K मानेंगे, लंब को L मान लें और आधार को A मान लें, यानी लाल बटे कक्का। तो हमारा जो सूत्र है वो ये पुनः अपने को स्मरण करने में सहायता देता है। ये सूत्र लाल बटे कक्का हमेशा याद रखें, यानी L/K लंब बटा कर्ण, A/K आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार यानी L/A। तो ये साइन थीटा होता है, या इसको साइन A भी अपने मान सकते हैं, थीटा की जगह A ले लें B ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आधार बटे कर्ण ये कोस थीटा होता है, या कोस A भी ले सकते हैं, और लंब बटे आधार ये टेन थीटा होता है, या इसको टेन A भी हमें ले सकते हैं। तो पुनः अपने ये जो सारा है जो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अगर मैं इसको A मानता हूँ कोण को, और यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये आधार होगा, और अगर मैं 90 डिग्री इसको मानकर इसको A या थीटा मानता हूँ तब हमारा आधार ये हो जाएगा। इसमें कौन सा कोण हमने न्यून कोण माना है उसके ऊपर ये निर्भर करेगा, परंतु कर्ण है वो समकोण के सामने की भुजा हमेशा रहेगी, कर्ण इसमें कभी नहीं बदलेगा। आधार और जो लंब है वो आपस में कोण के आधार पर है वो बदल जाएंगे कि न्यून कोण हमने किस में माना। जैसे इस चित्र के अंदर 90 के साथ ये A न्यून कोण माना है, या ये थीटा मान सकते हैं तो ये आधार होगा, और 90 के साथ अगर ये थीटा मानते हैं तो ये आधार हो जाएगा। इसमें आधार और लंब की पोजीशन है वो कोण के आधार पर बदलेगी, परंतु कर्ण कभी नहीं बदलेगा। थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो लंब होगी, हमेशा ये याद रखें। इसमें A के सामने भुजा ये है तो ये लंब होगी, और इसमें थीटा के सामने ये भुजा है तो ये लंब होगी। इसमें हमें समकोण त्रिभुज को याद रखने के विभिन्न प्रकार के तरीकों का हमने स्मरण किया है, और आप भी इनको अच्छी तरह से देख लेवें और इनको दोहरा लेवें, इनको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेवें कि ये जो त्रिकोणमिति कि जितने भी हमारे तीनों अध्याय हैं ये सारे समकोण त्रिभुज के ऊपर ही आधारित है, और समकोण त्रिभुज को आधार मानकर ही हमें ये सवाल है वो हल करने पड़ेंगे। इसके बाद में हमने उसी में सारणी का भी अभ्यास किया था कि सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है, सारणी को बनाने का तरीका भी देख लें। उसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट अध्याय आती है वो सर्वसमीका से संबंधित है। सर्वसमीका क्या होती है कि यह जो चर हैं उन सभी के मानों के लिए सही होती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम इनको बराबर सिद्ध कर देते हैं तो वह एक सर्वसमीका बन जाती है।
इन्हें भी अच्छी तरह से याद कर लें। अब इसके अंदर क्या है, सर्वसमीका में जो पहली है हमारी वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरी है इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का संबंध है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर है। तो इनको भी अच्छी तरह से याद कर लें। इनके जो नीचे दिए हुए हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा इधर रखता हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा है वो समीकरण के रूप से इस तरफ आ जाएगा, और अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा इधर रखता हूँ तो ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों सूत्र भी क्या है हमारे महत्वपूर्ण है। जहाँ पर भी हमें आवश्यकता पड़ेगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है। और त्रिकोणमितीय के जो सवाल हम हल करेंगे सर्वसमीका का, वहाँ हम आवश्यकता पड़ने पर 1 का मान है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। इसके अंदर दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर रखता हूँ तो 1 है वो इधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान हम टेन स्क्वायर थीटा उपयोग में कर सकते हैं। और अगर मैं इसको टेन स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 आ जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर हमें वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 रखेंगे, और 1 का मान भी हम ये रख करके सर्वसमीका को हल करें, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा हमारा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और मैं कोट स्क्वायर थीटा इधर ले जाता हूँ तो इसका मान 1 आ जाता है, और कोट स्क्वायर थीटा इधर मैं रखता हूँ तो ये 1 है वो कोसेक स्क्वायर थीटा में से जा करके 1 घट जाएगा। यानी इन तीनों से हमें क्या पता चला कि ये तीनों जो सर्वसमीकाएँ हैं इनका आपस में जो संबंध है, तो सवाल हल करते समय हमें वो बदल बदल के जहाँ पर भी इनका उपयोग होगा हम इनको आपस में रख लेंगे। और ये हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध है। फिर मैं आपको इनको दोहराने जा रहा हूँ। साइन थीटा इजिकल टू 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इजिकल टू 1 बटे साइन थीटा। यानी क्या बन गया, अर्थात साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर दूसरा क्या था, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ये अर्थात कोस थीटा और सेक थीटा का गुणा क्या होता है, 1 होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये गुणा ना भी लगाएं तो भी कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1 बोल सकते हैं। यानी जहाँ पर जो निशान नहीं लगा हुआ था उसको गुणा ही मानते हैं बीच के अंदर। और तीसरा इसमें हमारा था महत्वपूर्ण टेन और कोट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बटे टेन थीटा। यानी टेन और कोट का गुणा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन और कोसेक का गुणा 1 होता है, कोस और सेक का गुणा 1 होता है, और टेन और कोट का गुणा 1 होता है। साथ ही इसके अंदर ये भी महत्वपूर्ण है कि टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस, और कोट थीटा बराबर कोस बटे साइन। यानी टेन का उल्टा कोट है, तो टेन का मान साइन बटे कोस है तो कोट का मान कोस बटे साइन हमें याद रखना है। तो ये कुछ संबंध और सर्वसमीकाएँ थी। ये भी हमारे त्रिकोणमितीय प्रश्नावलियों को हल करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इनको भी हमें अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना चाहिए। यहाँ पर सारणी को एक बार मैं पुनः आपको दोहरा देता हूँ कि सारणी किस तरह से तैयार करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लेना है, और सबको हमने 4 4 से भाग दे देना है। भाग देने के बाद में थोड़ा सा इनको हल कर लेंगे। ये 2 से 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आ जाएगा, और ये 4 से 4 कट करके 1 बटा 1 यानी 1 बच जाएगा। फिर हमने इन सब के ऊपर है अंडरूट लगा देना है। सब के ऊपर अंडरूट लगाने के बाद में हम इसको हल करेंगे तो वो हमारा जो मान है वो साइन का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी इसको जब मैं हल करूँगा तो ये 0 बचेगा, ये अंडरूट में 1 बटा 4 बचेगा, इसको बाहर निकालूंगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा, और 0 का अंडरूट 0 बटे 4 यानी 0 ही होगा इसका। तो 0 का अंडरूट हटाने पर 0 ही आता है, इसका 1 बटे 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 बटे 4 था, काट करके हल किया तो 1 बटे 2 आया, तो 1 का 1 आ जाएगा, और 2 का यहाँ पर अंडरूट 2 लग जाएगा। यहाँ पर अंडरूट 3 बटे 4 है, तो अंडरूट 3 का बाहर कुछ नहीं आता तो अंडरूट 3 ही रहेगा, और 4 का बाहर है वो 2 आ जाता है, और 1 बटा 1 यानी 1 है तो उसका बाहर 1 ही आता है। तो ये हमारा साइन का मान है वो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि जैसे हमारे पास कोई भी वज़न नहीं है, हम खाली है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है,
या 1 पाव वजन है, या आधा किलो वजन है, या 3 पाव वजन है, या 1 किलो है। इस तरह से भी हम इनको याद रख सकते हैं। और जब हम इन सब का हम अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और अंडर रूट बाहर निकालेंगे, तब हमारी ये पोजीशन प्राप्त हो जाएगी। यानी साइन 0 का मान 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 का मान 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। जब हम कोस का मान ज्ञात करेंगे तो कोस का मान इधर से लिखना है, ये 1 यहाँ लिख देंगे, √3/2 यहाँ लिख देंगे, इसकी सीध में है इसको वैसे ही लिख देंगे, 1/2 यहाँ लिख देंगे और 0 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये हमें साइन और कोस के मान प्राप्त हो जाएंगे। टेन का मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन में कोस का भाग देना है। तो जब मैं 0/1 लिखता हूँ तो 0/1 किसी भी रकम के ऊपर 0 लगा हुआ है तो बटे में 1 लिख सकते हैं हम। 5/1 का 5 होता है, 6/1 का 6 होता है, तो इसी तरह 0/1 का मान भी 0 होता है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर 1 है तो 1/√3, और यहाँ पर ये रकम है पूरी की पूरी, यानी 4/4, 6/6, 10/10 को हम काट करके 1 लिख सकते हैं। तो अंश भी 1/2 का बटा 1/2 है, √2 है, तो ये समान है, तो ये भी कट करके 1 आ जाएगा। इसमें 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। और जब मैं 1/0 को करूँगा तो ये हमें अनंत प्राप्त हो जाएगा। अब 10 का ज्ञात हमें हो गया है। कोट का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमें सिर्फ नकल करनी है, ये अनंत यहाँ पर लिख देना है, √3 यहाँ पर लिख देना है, 1 की सीध में 1 आ जाएगा, ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 0 का 0 आ जाएगा। इसके बाद में हमें मान प्राप्त करने हैं सेक और कोसेक के। तो इसमें से अगर हम सेक का मान निकाल लेते हैं तो कोसेक का मान हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, तो 1/1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का मतलब √2/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, बटा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसका जब 0/1 करेंगे, उल्टा करेंगे इसका, तो ये उल्टा करेंगे तो यानी ये इसको 0/1 मानता हूँ मैं, ये 0/1 है, तो 1/0 करूँगा तो ये अनंत हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको फिर हम क्या करेंगे, अनंत पहले लिख लेंगे, इसके बाद में ये 2 लिख लेंगे, इसके बाद में √2 लिख लेंगे, 2/√3 यहाँ लिख लेंगे और 1 यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये पुनः हमारी सारणी है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ, बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ मैं, कि आपकी अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाए। ये बातें बार बार स्मरण करने पर ही हमें याद होती है। पुनः स्मरण करिए। ये आपको सामने एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री का है और ये मैंने थीटा माना है। तो ये दोनों पास पास में है तो ये आधार होगा। यानी मैं 90 के जो साथ वाला थीटा मानता हूँ, न्यून कोण मानता हूँ, तो वही आधार होगा और थीटा के सामने वाला लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। और यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमारा मुख्य सूत्र है, यही हमें याद रखना है। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे सूत्र बन जाते हैं, परंतु हमें ज़्यादा सूत्र नहीं चाहिए। मुख्य सूत्र में मान रखकर अगर हमें 2 भुजाएं ज्ञात है तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर हमें ज़्यादा सूत्र रखने की आवश्यकता नहीं है। और गणित का एक रूल भी है, आप मुख्य सूत्र से चलिए, जो मान दिए हुए हैं वो उसमें रख दीजिए और जो नहीं दिए हुए हैं उनको आप वैसे का वैसे रख लीजिए, या कोई एच है या किसी को एक्स मान सकते हैं। बार बार ज़्यादा सूत्र में से सूत्र बनाकर रटने की आवश्यकता नहीं है। तो थीटा है वो कोण की समभुजा लंब होती है, थीटा कोण की समभुजा लंब होती है। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो समभुजा ये लंब हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इसको थीटा माना है तो इसकी समभुजा ये लंब है। और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और बाकी जो 90 के साथ थीटा बनता है वह हमारा आधार कहलाता है। इसके बाद में पुनः वही सूत्र दोहरा लेते हैं। लाल बटे कक्का, एल लंब माना है, ए आधार है और के कर्ण हो तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा उल्टा होता है इसका, कर्ण बटे लंब। कोस थीटा बीच वाला आधार बटे कर्ण, ये पहला लंब बटे कर्ण साइन आधार बटे कर्ण, ये जो है आधार बटे कर्ण बीच वाला, ये कोस थीटा होता है और सेक इसका उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा लंब बटे आधार
तो कोट इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इस प्रश्नावली के अंदर हमने है वो विभिन्न प्रकार के सूत्रों को और कैसे करना है उसके बारे में अच्छी तरह से, जो भी सर्वसमीकाएँ हैं और जो भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और समकोण त्रिभुज को किस प्रकार से हमें बनाना है, कौन सा लंब मानना है, कौन सा आधार मानना है, कर्ण वही रहेगा 90 के सामने वाला, समकोण के सामने वाला कर्ण रहेगा। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इनको अच्छी तरह से हमारे दिमाग के अंदर इनकी तस्वीर है वो बन जानी चाहिए। और एक बार अगर दिमाग में हमारी ये तस्वीर बन गई, बार बार तीनों की इकट्ठा मिला करके मैं सारांश रूप में इसलिए दे रहा हूँ कि ये सारी बातें हैं वो इन तीनों प्रश्नावलियों में, तीनों अध्यायों में, चाहे वो त्रिकोणमितीय अनुपात हो, चाहे वो सर्वसमीका से संबंधित हो, चाहे ऊंचाई है दूरी से संबंधित हो, ये सब इनमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। अब इसके अंदर हमारी ऊंचाई और दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण जो शब्दावली थी, इसमें पहला था दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा में मैं आपको बता दूं कि जब हम आँख से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो वो दृष्टि रेखा कहलाती है। इसके अंदर आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा है वो दृष्टि रेखा है। इसमें दो प्रकार से हम देख सकते हैं और दो कोण बनते हैं। पहला है उन्नयन कोण। जब हमारी आँख है वो ऊपर की तरफ ये पी वस्तु है इसको देखती है और ये हमारी क्या है, क्षैतिज रेखा है, तो इनके बीच में जो कोण बनता है वह उन्नयन कोण कहलाता है। और ये आँख से लेकर के वस्तु तक जो मिलाने वाली रेखा है वह दृष्टि रेखा होती है, ये उन्नयन कोण होता है। यानी जब हम आँख से ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देखते हैं। और इसके बाद में दूसरा हमारा होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण हमारा क्या होता है, किस तरह से बनता है कि अगर मैं ऊपर से किसी मीनार के ऊपर या मकान के ऊपर या टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, कोई प्रेक्षक है, वो नीचे की तरफ से देखता है तो क्षैतिज रेखा इसमें ये होती है और ये दृष्टि रेखा हो जाएगी, तो ये जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होता है। इसमें हमें ज़्यादा चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एकांतर कोण बनता है ये, तो जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण होता है। ये सवाल में सिर्फ हमें भटकाने के लिए या थोड़ी सी इसमें तब्दीली के लिए सवाल को बदल करके दिया जाता है। वैसे यहाँ कोई चक्कर में नहीं पड़ना, जितना अवनमन कोण दिया हुआ है उतना ही क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। और उसी को मानते हुए हमें वो सवालों को आगे हल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ कि ऊंचाई और दूरी से जो प्रश्न हल करने की जो विधि है, संक्षेप में उसको याद रखेंगे अपने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात पेंसिल की सहायता से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब समकोण त्रिभुज में किसको क्या मानना है, इसमें मोटे मोटे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें याद करना है। कि अगर प्रश्न में एक कोण दिया हुआ है, चाहे वो उन्नयन हो या अवनमन हो, तो एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। और ये अगर दो उन्नयन या अवनमन कोण दिए हुए हैं तो दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। यहाँ ये महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। अगर प्रश्न के अंदर एक कोण है, चाहे वो कोई सा हो, उन्नयन हो या अवनमन हो, तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और अगर प्रश्न के अंदर दो कोण दिए हुए हैं तो दो उन्नयन या अवनमन कोण बनेंगे। अब इसके अंदर हमें क्या है, क्या मानना है कि अगर मीनार है, पेड़ है, चट्टान है, भवन है, या ऊंचाई हो, चिमनी हो, मूर्ति हो, बिजली का खंभा हो, ध्वजदंड हो, कोई भी हो, तो उसके लिए खड़ी सीधी लाइन है, यानी हम लंब का प्रयोग करेंगे। ऊंचाई से संबंधित है वो समकोण त्रिभुज की रचना करते समय हम लंब के ऊपर लेंगे कि ऊंचाई ज्ञात करनी है या ऊंचाई दी हुई है। अगर हमारी पेड़ की छाया है, कोई क्षैतिज दूरी है, जमीन के ऊपर है या भूमि समुद्र तल आदि का है, तो उसके लिए हम क्षैतिज लाइन यानी आधार का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। एक अगर कोण दिया हुआ है तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और अगर ऊंचाई से संबंधित कोई भी है तो लंब का प्रयोग करेंगे, मीनार हो, पेड़ हो, चाहे चट्टान हो, कोई भी हो। और पेड़ की छाया वगैरह अगर कोई भी है, समुद्र तल है, तो उसके लिए हम क्या है, आधार का प्रयोग करेंगे, उसको हम आधार पर ही लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अंदर प्रश्न के अंदर आगे कुछ नहीं होगा, आपके आगे बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर हम चित्र के द्वारा अगर प्रश्न को बना लेते हैं तो प्रश्न करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और प्रश्न को समझकर हमें समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। इसके बाद में जैसे पतंग की डोरी है, टूटा हुआ पेड़ है, खंबे से तार है, या तिरछी डोरी कोई लगी हुई है या फिसल पट्टी है, तो इसको हम इस लाइन से, इस प्रकार से तिरछी लाइन यानी कर्ण के रूप में दर्शाएंगे। ये पेड़ी है, अपने सीढ़ी बोलते हैं जिसको, देसी भाषा में पेड़ी बोलते हैं।
और कोई खंभे से तार बंधा हुआ है तो ये हमेशा कर्ण का काम करता है। अब समकोण त्रिभुज में सामान्यतः एक भुजा ज्ञात होती है, दूसरी भुजा को हम एक्स या एच मान लेते हैं और लाल बटा कक्का के अनुसार है वो अपेक्षित त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं, यानी ज्ञात भुजा या अज्ञात भुजा ये किसके बराबर है, जो भी उचित त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये टेन थीटा है या कोस थीटा है, कोट है या साइन है, जो भी अनुपात है वो ले लेते हैं इस सूत्र के अनुसार लाल बटे कक्का के अनुसार। यहाँ पर उन्नयन कोण और अवनयन कोण है वो दोनों एक क्षैतिज तल से मापे जाते हैं। इसके अंदर क्या है, कुछ विशेष याद रखने योग्य मान है जिनको हम याद रखेंगे। इनको हम रट लें तो ये अच्छा है, क्योंकि √2 का मान और √3 का मान है वो सवालों के अंदर बारी बारी से रखा जाता है। तो √2 का मान 1.414, इसको हम बार बार लिख करके सवालों में लिखेंगे करेंगे और इसको अच्छी तरह से याद भी कर लें। √2 का मान 1.414 और √3 का मान 1.732 और कुछ महत्वपूर्ण मान हैं उनको भी हम याद कर लें, क्योंकि हमें बार बार सारणी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। tan 45 का मान 1 होता है यहाँ पर, क्योंकि साइन और कोस का मान साइन बटे कोस करते हैं तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। जब इनको काटते हैं तो tan 45 का मान हमें प्राप्त होता है जो कि 1 होता है। और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि tan 30 कोट 60 के बराबर होता है। जितना tan 30 डिग्री का मान होता है उतना ही कोट 60 का मान होता है, जो कि 1/√3 है। यानी tan 30 का मान हमें बार बार रखना पड़ेगा, तो ये 1/√3 होता है। और tan 60 कोट 30 के बराबर होता है जो कि √3 है। ये भी हमें बार बार है वो याद रखना पड़ेगा। अन्य मान अपने सारणी से लिए जा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर हमें सारणी महत्वपूर्ण होगी, ये हर जगह काम देगी। ये त्रिकोणमितीय अनुपात में भी काम देगी और ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नावली में भी इनके मान हमें चाहिए। तो सारणी हमें सबसे पहले रफ वर्क में बनाते हुए कार्य ये कर लेना है, सारणी हमें बना लेनी है। और सारणी को बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करके अच्छा अभ्यास करके और सारणी को हम कम से कम समय में बनाने का प्रयास करें कि सारणी हमारा अधिक समय न ले। तो इस तरह से मैंने इस जो भाग 4 है इसके अंदर है वो सारांश समझाया है। आप इस भाग को अच्छी तरह से देखें और बार बार कॉपी में लिख करके इन सब को अच्छी तरह से, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, सारणी है या सर्वसमीकाएँ हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लें। और समकोण त्रिभुज की जो पिक्चर है वो अपने दिमाग के अंदर बिठा लें कि समकोण त्रिभुज त्रिकोणमितीय सवालों को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारा जो मामला है त्रिकोणमिति का, ये समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही चलता है। अपने को सवालों में पूरे के पूरे अंक लेने के लिए ये सब बातें भूमिका है, यानी इन तीनों का जो बेसिक कंसेप्ट है, समकोण त्रिभुज और ये त्रिकोणमितीय अनुपात और ये सर्वसमीकाएं हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। क्योंकि यदि हमारा बेस क्लियर नहीं है तब तक हम आगे सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। हमारे गणित में सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम अभ्यास में समय कम देते हैं। आप अधिक से अधिक अभ्यास करिए, बार बार लिख करके और देखिए और इनको कंठस्थ कर लीजिए और इनसे संबंधित सवालों को बिना देखे हुए करने का प्रयास करें। तो हमें निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम मैथ के अंदर 100 बटा 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अन्य प्रकार के वीडियो भी मैं आपको जारी करता रहूँगा। त्रिकोणमिति से संबंधित मैंने यहाँ कुल 11 वीडियो जारी किए हैं। ये मेरा अंतिम वीडियो है त्रिकोणमिति से संबंधित। इसके बाद में मैं जो छोटे एक एक नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना करके डालूँगा। महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं एक एक नंबर वाले, क्योंकि अब की बार बोर्ड परीक्षा में पैटर्न है वो बदल दिया गया है। उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। इसमें मैंने किसी भी क्लास के जो भी वीडियो डाले हैं वो सिलेबस आधारित वीडियो डाले हैं और जो सिलेबस में कोर्स नहीं है उसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।